सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। तमाम कौम को यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। आज यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से भी बात होगी प्रोग्राम में कि वो तजदीद अहद का दिन, उसको 81 बरस बीत गए। आज हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और आगे इस मुल्क के लिए हमें करना क्या है। लेकिन उससे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल इशूज़ के हवाले से जो इस वक्त शायद खासे गर्म नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, इस वक्त पीडीएम में क्या वाकई वो इत्तेहाद बाकी है जो आज से एक हफ्ता पहले था, या वो इत्तेहाद अब टूट फूट और पारा पारा होता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस किस्म का लहजा और टोन अपनाई थी, उससे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इतना शेर व शकर थी वो अब इस तरह से करीब करीब है या नहीं है। उनका ये कहना कि मेरी जमात के नायब सदर से मैं कहूँगा वाइस प्रेसिडेंट से कि वो उनका जवाब दे दें, ये लहजा कभी भी बिलावल भुट्टो का ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से नहीं था। ये क्यों हो गया है? अब अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए क्या वाकई पीडीएम उतनी ही मुश्किलात पैदा कर सकती है या नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुद पीडीएम के अंदर मुस्तकबिल क्या है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ 26 मार्च को नैब ने बुला लिया है दोबारा से मरियम नवाज साहिबा को। अब वो जब पेश हो रही हैं तो उनके साथ उनके रहनुमा भी मौजूद होंगे, कारकुनान को भी बुलाया गया है। और मौलाना फजल रहमान ने तो ये भी कहा कि पीडीएम के रहनुमा भी मरियम नवाज के साथ होंगे। तो क्या अब नैब के इलाके को रेड जोन जो करार दिया गया है वो पिछली बारी की तरह पत्थरों लाठी चार्ज का मामला तो नहीं वहाँ पर आएगा, गिरफ्तारियों की सूरत हाल तो नहीं होगी, क्योंकि ज़िम्मेदाराना सियासी क़यादत की एक ज़िम्मेदारी ये भी बनती है। आज इस सूरत पर बात मौजूद हैं इस वक्त नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं। मुसर्रत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। और हमें ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। ज्ञान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और पाकिस्तान मुस्लिम नून से निसार चीमा साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीडीएम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आगाज़ करते हैं कि ये जो पीडीएम के मामलात ये हुए हैं कि ये लबो लहजा, ये इतनी ज़्यादा गुस्सा, लगारी साहब आपसे आगाज़ किया जाए, इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरह के मामलात भी हो जाएंगे कि वो जो हम में तुम में करार था वो कहीं याद हो कि ना याद हो, कहीं और चला गया है करार। क्या वजह है? वो जो हम में तुम में भी चाह थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो मुझ जैसे लोगों के लिए जो सियासी अमल पर यकीन रखते हैं और जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं और सियासी क़ुव्वतों को मजबूत देखना चाहते हैं, जमहूरी क़ुव्वतों को भी मजबूत देखना चाहते हैं, उनके लिए ये तकलीफ़ देह है कि किस तरह से ये दो बड़ी पार्टियां आपस में इख्तलाफात का शिकार हुई हैं। बल्कि अब आपने भी हवाला दिया था, मैंने भी वो देखा, एक ट्वीट है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा की जी, मेंबर्स, तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए आस्तीन का सांप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन किसी की इतनी बड़ी आस्तीन होगी शायद जिसमें जरदारी साहब आ सकें। जरदारी साहब का मुझे नहीं ख्याल है कि वो कोई इतनी बड़ी आस्तीन पाकिस्तान में है जिसके अंदर वो सांप बनकर बैठ सकें। ये उनका एक तर्ज़ गुफ्तगू है, अंदाज़ गुफ्तगू है। कल बिलावल अचानक जो है वो बड़े रिएक्शन में आए और मेरे ख़्याल में ये चीज़ें शुरू से ही ठीक होनी चाहिए थी। अगर ये बात तय नहीं हुई थी कि लॉन्ग मार्च से पहले मशरूत होगा कि इस्तीफ़े दे दिए जाएं, तो वो सूरत हाल ना होती। इस फूँ से तो वापस ले आए थे जरदारी साहब, क्या आप आएँ और पार्लिमानी अमल में शरीक हूँ। उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लिया तो PMLN की पॉपुलरिटी तो बहुत ज़्यादा आगे चली गई थी। उन्होंने इलेक्शन जीता वज़ीराबाद का, उन्होंने नौशहरा का इलेक्शन जीता था, उन्होंने जो है वो डस्का का इलेक्शन जो है वो भी एक हद तक जीत चुके थे। अब दोबारा इलेक्शन होने हैं तो पता चलेगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। लेकिन पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। यानी यहाँ तक हुआ कि जरदारी साहब से शायद खाकान अब्बासी साहब आकर मिले कराची में बिलावल हाउस में
कि जी आप जो है हमें साथ दें, हमारा हम कराची से बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप शर्त लगा रहे हैं कि जनाब इस्तीफ़े दे दें। इस्तीफ़े देने और जो है वो पार्लियामेंट में बैठने और पार्लियामेंट में ना बैठने के बारे में कोई एक फ़ैसला तय कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन जो तल्ख़ कलामी हुई है, मेरे ख़्याल में अगर सियासी जमातें इसको बढ़ाने के हक़ में होंगी तो सब अपनी अपनी राय देंगे। मेरा ख़्याल ये है कि सारी सियासी जमातों को एक पेज पर आना चाहिए। आज यौम पाकिस्तान है और आज हमने एक करारदाद मंजूर की थी और पाकिस्तान के खदोखाल तय किए थे, और इन खदोखाल की खातिर अगर पार्टियां जिदोजहद करती हैं कि एक वफाकी पार्लिमानी सिस्टम वो अपनाएं और वो एक मुनासिब और एक इंसाफ देने वाला कायम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इन्हें आपस में लड़ाइयाँ करनी हैं तो फिर ठीक है। लगारी साहब, ये भी तो एक जमहूरी रिवायत ही है ना कि अगर अलग अलग हो भी गई हैं जमातें, इख्तलाफ भी कर रही हैं, तो ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि वो किसी चीज़ से इख्तलाफ हो रहा है। तो मैं तो ये भी है कि ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ के साथ PDM की बाकी जमातें हों ना हों, और बाकी जमातों का अपना मौक़िफ़ है कि वो पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएं ना मिलाएं। तो मुझे लगता है ये भी एक पार्लिमानी सियासत का और जमहूरी रिवायत का हुस्न ही है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो कह रही थी ये गैर फितरी इत्तेहाद है, गैर फितरी इत्तेहाद है, उसमें बहरहाल वो उनकी बात तो यहाँ बेहतर हो गया। मुसर्रत चीमा साहिबा, ये PDM तो अब लॉन्ग मार्च तो बहरहाल 26 आ गई, 26 को तो अब 2 दिन रह गए, वो तो अब होगा नहीं। 26 मार्च को अब मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं नैब में पेश होने के लिए। लॉन्ग मार्च के टलने से फिर आपकी हुकूमत, आपके मामलात और आपको जो प्रेशर था वो तो रिलीज़ हो गया है। तो अब इनका मुस्तकबिल हुकूमत की नज़र में क्या है जो PDM? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरा सलाम चीमा साहब को, मेरे बड़े भाई हैं, और लगारी साहब को। और लगारी साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि आप बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह से सहाफ़ी हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं, तो आपको अपनी दिलाजारी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये किसी जमहूरियत की खिदमत के लिए तो ये इत्तेहाद बना नहीं था। हाँ, अगर ये जमहूरियत की खिदमत के लिए, कोई डेमोक्रेसी में बेहतरी लाने के लिए, अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए, अपने मुल्क के कवानीन को इम्प्रूव करने के लिए, कोई रिफॉर्म्स लाने के लिए होता तो फिर आपका दुखी होना बजा बनता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे बिल्कुल भी इस चीज़ का दुख मत पालें। उसकी वजह यह है कि ये एक दूसरे को डॉज करने के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए, उसमें से क्या कौन कितना उसमें से फ़ायदा उठा सकता है, ये इत्तेहाद था। और इसका अंजाम हम बारहा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जब कहते थे तो हमारे ऊपर काफ़ी सख्त किस्म की क्रिटिसिज्म भी आती थी कि ऐसा शायद नहीं है। लेकिन अब आपने वो सब होते देखा, जो हम जैसे जो बड़े जूनियर है पॉलिटिक्स के अंदर, तो जो उसकी वजह ये कि ये बात एक छोटे बच्चे को भी समझ आ रही थी कि आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब और ये जो सो कॉल्ड PDM की बाकी जमातें थी, बिलखुसूस PMLN, ये किस चीज़ की अवाम का दुख दर्द इनको उठा था, इनके अपने अपने दुख दर्द थे। इन्होंने एक क्लब बनाया, एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जो अपने अपने रिवेंज लेने के लिए एक प्रेशर ग्रुप इन्होंने बनाया था। और उसके बाद ये लोग धोखा देने से बाज आ ही नहीं सकते, वो पाकिस्तानी अवाम हो, इस मुल्क के इदारे हो या आपस में हो, दे आर मेड फॉर दिस थिंग, और वही उन्होंने करनी थी। बिच्छू वाली बड़ी जबरदस्त उनका इंटरव्यू आजकल जरदारी साहब का वायरल हो रहा है। तो इट हैपेंड बिकॉज पहले PMLN ने उनके छुरा घोंपा, तो उसके बाद किसी को भी ये राइट है कि वो भी अपने अपने मफादात को प्रायोरिटाइज करें और देखें। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि ये जो हमेशा हमें ताना देते हैं, जुबान का हमें ताना देते हैं, इनकी पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई वो कनीजें बड़े शर्म और दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, वो एक इशारे पे वो बदजुबानी बद कलामी करती हैं और लोगों की घरों में बैठी हुई औरतों के ऊपर भी ये खातून अटैक करती हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं, जिनके ऊपर कोई जो पॉलिटिक्स में है ही नहीं। जैसे मैं पॉलिटिक्स में मुझे क्रिटिसाइज किया जाए, मेरी वालदा या मेरी बहन जो नॉन पॉलिटिकल है उनके ऊपर किसी को बात करने का मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है। तो ये लोग करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह इनको जरदारी साहब और बिलावल बड़ा अच्छा सबक सिखाएंगे। जिस तरह से देखिए, आप कल एक टेबल, एक दस्तरखान शेयर कर रहे हैं और आज एक दिन के अंदर आप अपनी कनीजों को कह रही हो जो कि असेंबली की मेंबर्स हैं कि इनके ऊपर ये
और आप याद रखें कि उनकी ना अपनी सोच है, इनके लोगों की ना अपनी जुबान है, इनके मुंह में जुबान भी इन्हीं की है जिनके ये गुलाम है, और इनकी सोच के ऊपर भी उन्हीं का पहरा है। जरा ये एक जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे के दिखाएं, फिर उनका हाल वही होगा जो चौधरी निसार साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस का इन्होंने किया। सही। अच्छा चलो, मैं निसार चीमा साहब से और जी मैं निसार चीमा साहब से आती हुई है जो जब तक इनके इशारों के ऊपर, आप ये देखें कि मरियम औरंगजेब का, शी वाज फेडरल मिनिस्टर और रह चुकी हैं पाकिस्तान की, और वो जिस तरह से जूतों में पाँव में बैठती हैं, मतलब वो इंतहाई शर्मनाक है। और ये सियासत इनकी कहाँ थी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो इनकी पार्टीज के अंदर है नहीं। चलें, ये जमात के अंदर के मामलात हैं कि वो पाँव में बैठ रहा है, किसी को सर पे बिठा लिया है, लेकिन बहरहाल जो एक दूसरे के ऊपर जमातों के मामलात हैं वो हम ज़्यादा इस पर डिस्कस करें। ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और निसार चीमा साहब से मैं चीमा साहब से जवाब ले लूँ इस पर, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। निसार चीमा साहब बड़े ज़ेर किस्म के सियासतदान हैं, सूबे और वफाक दोनों की सियासत के मामलात भी देख रहे हैं। चीमा साहब, ये क्या हुआ है कि अचानक इख्तलाफात तो चलें, जमहूरियत का उसने, मैं तो पहले इब्तदा में भी ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इख्तलाफात अब दराड़ की शक्ल इख्तियार कर जाएँ और इतने सख्त लहजे और इतने सख्त जुमले आना शुरू हो जाएँ क़यादतों की जानिब से, तो इसका मतलब है कि PDM अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बग़ैर है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है लेकिन PDM अब खामोश है। क्या है मुस्तकबिल? देखिए मुदस्सिर इकबाल साहब, आप फरमा रहे थे कि हुकूमत कहती है, हुकूमती तर्जमान ये कहते हैं इत्तेहाद गैर फितरी था। चलें, हमारा इत्तेहाद गैर फितरी था या फितरी, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 चीमा साहब, मुदस्सिर इकबाल साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मेरी आवाज़ आ रही है? ये PDM का इत्तेहाद गैर फितरी था। मेरी गुजारिश ये है कि ये फितरी था या गैर फितरी, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये फरमाएँ कि हुकूमत का PTI का जो सारा इत्तेहाद है काफ लीग के साथ, वो तो यकीनन फितरी होगा। जो MQM के साथ उनका इत्तेहाद है वो ऐन फितरी होगा। जिनको ये कहते थे कि इनको मैं चपड़ासी भी ना रखूँ, उनके साथ इत्तेहाद यकीनन बहुत ही फितरी होगा। हमारी बहन फरमा रही थी कि देखें जी, ये छोटे छोटे मफादात के लिए इकट्ठे हो गए इत्तेहाद होगा। हम तो देखें गुनाहगार लोग हैं, बाकी ये दुनियावी मफादात के लिए, दुनियावी मकासद के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन इनके PTI के इत्तेहाद जो हैं सारे, वो तो यकीनन रूहानी मकासद के लिए होते होंगे। देखें शेख रशीद के साथ उनका इत्तेहाद जो है यकीनन बहुत बड़े आला और अरफा किसी रूहानी हुकूमतों के इत्तेहाद तो बेनिफिशियरी होते हैं, वो आपको भी मालूम है। ये देखें ये काफ लीग के साथ उनका इत्तेहाद यकीनन खालिस्तन अल्लाह की खुशनुदी के लिए हुआ होगा। ये MQM के साथ उनका इत्तेहाद यकीनन आखिरत के इम्तहान में कामयाबी के लिए हुआ होगा। हम तो गुनाहगार लोग हैं, यकीनन दुनियावी मकासद के लिए इत्तेहाद होते हैं हमारे। और मकसद हमारा क्या था, जिसको आप गैर फितरी कह रहे हैं? मकसद ये था कि PTI हुकूमत जो है, जिसको पूरी कौम एक अजाब समझ रही है, जिसको मुसल्लत कर दिया गया इस कौम पे, इस मुल्क पे, और उस अजाब से निजात दिलाना जो है ये हमारा वन पॉइंट एजेंडा था, अब भी है पूरी PDM का। इस एजेंडा के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुकम्मल तौर पे PDM यकसू है और पूरी कौम यकसू है। और मुझे यकीन है कि छोटे मोटे इख्तलाफात जो हैं इंशाअल्लाह उस पर काबू पा लेगी PDM की इज्तिमाई क़यादत, और इंशाअल्लाह हम जो मकसद है असल कि इस अजाब से निजात दिलाना है कौम को, उसके लिए हम इंशाअल्लाह स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन चीमा साहब, आपके तो जो मेंबरान असम्बली हैं वो कहीं आस्तीन से सांप निकालने की बातें कर रहे हैं। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब के वो जुमले याद आ रहे हैं कि जिस पे उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठे हुए कहा था कि उनको एतमाद और एतबार नहीं है जरदारी साहब पर। तो ये सूरत हाल है। ज्ञानचंद साहब से मैं बात कर लेते हैं, पहले उनका मौक़िफ़ ले लिया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बहुत शुक्रिया ज्ञान साहब आपके वक्त का। सर, आपका बयान क्या कह रहा है कि ये PDM, अब आप PDM का हिस्सा ही रहेंगे? क्योंकि कल बिलावल भुट्टो साहब, जिनको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, बहुत ही ठंडे होकर बात कर रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ों को लेकर चल रहे थे। कल उनका एग्रेशन जो है वो भी वैसी जो तकरीर की गई थी इजलास में जरदारी साहब की, वैसा लहजा आ गया था। तो ये क्या वजूहात हो रही हैं अंदर कि इस किस्म का लहजा अपनाने की अब ज़रूरत पड़ गई, वो भी बिलावल साहब जैसे आदमी को? देखिए, मैं समझता हूँ कि PDM तो पीपल्स पार्टी की कोशिशों से, बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों से बना था और उसके बुनियादी मकसद यही था कि पार्लियामान की सुपरमेसी
को वापस लाया जाए और यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए माहौल बनाया जाए, इदारे अपने अपने हुदूद में रहकर काम करें। लेकिन ऑल ऑफ सडन लॉन्ग मार्च का जो तय हो चुका था, 16 तारीख से लॉन्ग मार्च होना है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं हुआ था कि कोई लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दे दिए जाएंगे। कुछ ही दिन पहले तो हमने सेनेट के इलेक्शंस में कुछ उससे पहले हमने बाई इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ तो पहले से ही, जब मियां नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च लास्ट इलेक्शंस में 2008 के इलेक्शंस में बाइकआउट इमरान खान के साथ बाइकआउट करने जा रहे थे, तो भी हमने कन्विंस उनको किया था कि आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आए, जिस किस्म का भी सिस्टम है उसके अंदर आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आए, और मियां साहब मान गए थे और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो जब पीटीआई वाले भी धरना देकर बैठ गए थे, इस्तीफा देकर देखे, तो भी उस पार्टी का मौक़िफ़ यही था कि भाई पार्लियामेंट को पीछ ना दिखाएं, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करते हुए आप सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ भी बात करें और जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं, जो भी चेंजेस लानी है, वो पार्लियामेंट के जरिए ही लाएं। तो इसमें ऑल ऑफ सडन जब पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम दिया गया कि पीपल्स पार्टी पीडीएम छोड़ रही है, पीडीएम ये कर रहा है, और बाकी पार्टियों पे कुछ सख्त जब इल्ज़ामात आएंगे, सख्त किस्म की बात होगी, तो उसका रिएक्शन तो फितरी था। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी हमारी लीडरशिप जो है वो बड़े सब्र के साथ पीडीएम को दोबारा एक्टिव करने के लिए और धरना का जो प्रोग्राम बीच में छूट गया था उसके तरफ जाने के लिए कोशिशें कर रही है। अगर बाकी पार्टियां मान जाती हैं और अपने वर्कर्स पे और इतना सारा चैलेंज को फेस करने का कुव्वत होगी तो यकीनन वो उस तरफ आएंगे। निसार चीमा साहब, मैं आपसे पहले ये बात कर लूँ, यहाँ पर आपका पहला मुतालिबा मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो जमातें पीडीएम की 9 जमातों का, वो पहले इस्तीफ़ा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों के ऑप्शन को लेट इस्तेमाल करने का है। अब दोनों के दरमियान एक अच्छा खासा फासला है बाकी मामलात का, बाकी मुतालिबात का। आगे आ गई है अब रमज़ान मुबारक जो अब शुरू होने वाला है, तो अब रमज़ान मुबारक, फिर ईद आ गई, ईद के बाद के मामलात और सख्त मौसम आपको जानते हैं जो गर्म है वो है, जिसमें इंटैक्ट रखना लोगों को बड़ा खासा एक मुश्किल काम है। तो जो आप वादे अक्टूबर से कर रहे हैं इस हुकूमत के ख़ात्मे के, वो तो फिर अगले अक्टूबर तक चले जाएंगे। आप कह रहे हैं पहली ये बात है कि इस हुकूमत का ख़ात्मा है, तो फिर हुकूमत का ख़ात्मा तो कहीं बहुत पीछे चला गया। देखिए, गुजारिश ये है कि जो असल बात है, जो अहम बात है, वो ये है कि जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो मंजिल है, जो हदफ है कि इस हुकूमत से निजात हासिल करनी है, कौम को इस अजाब से निजात दिलानी है, उस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है पीडीएम में। ठीक है, पूरी पीडीएम यकसू है। तरीक़ाकार पे इख्तलाफ हो गया अमल के हवाले से, तरीक़ेकार के हवाले से, लाए अमल के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से जमातों के अंदर भी इख्तलाफ हो सकता है, दयाना इख्तलाफ राय हो सकता है, जमातों के दरमियान भी एक ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि बिल आखिर ये स्ट्रेटजी के हवाले से भी जो छोटा मोटा इख्तलाफ है, इंशाअल्लाह पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत इस पर काबू पाएगी और हम जो असल मकसद है उसके लिए मिलकर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और उस मकसद को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, कौम के तावन के साथ, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ। तो सर आप सवाल, चीमा साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब पर आपको मुकम्मल एतमाद है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो देखें उन लोगों में से हूँ जो आखिरी वक्त तक पुरुमीद रहते हैं। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसलिए कि जो हदफ है, जो मंजिल है, उस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी उस बारे में बिल्कुल यकसू है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, वो भी समझते हैं कि ये हुकूमत जो है, जो मुसल्लत कर दी गई है, ये कज़ाब की शक्ल में है। डॉक्टर साहब मैं आपका मोतरफ हूँ, आपकी कायदाना सलाहियतें जब आप बैसियत एक ज़िम्मेदार ऑफिसर के तौर पे भी काम कर रहे थे और मैं आज मोतरफ हो गया हूँ। सर, आप जिस तरह से ऐसे मुझे डॉज करके निकल रहे हैं ना, मैं वो गेंद लेकर निकल रहे हैं आप डी में जाते हुए, मैं उसका भी बड़ा मुतरफ हूँ। मेरे सवाल के जवाब आपने नहीं दिया कि आपको एतमाद है या नहीं है तो इस पे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर लगारी साहब, मैं फिर आता हूँ मुसर्रत साहिबा की तरफ। लगारी साहब, ये जो एतबार का फुकदान है, ये होता है एक दूसरे को, नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक नुक्ता जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो है इस हुकूमत का ख़ात्मा, लेकिन अब
आपको लग रहा है इस हुकूमत का खात्मा कहीं दूर दूर तक इस साल में नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि ऐसी कोई मूव मुझे तो नहीं आ रही, आप उस्ताद हैं, आप बताइएगा। एक तो ये है कि बड़ा हदफ क्या है? बड़ा हदफ तो ये है कि मुस्तकबिल में कभी भी इलेक्शन चोरी ना हो सकें, यानी ये है सबसे बड़ा हदफ। मेरा ख्याल ये है सही। कि सबसे बड़ा हदफ ये है और इस तरफ ज़रूर सोचा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मैनिपुलेटेड, इंजीनियर्ड और रिग्ड इलेक्शन होते हैं या हो रहे हैं या होते रहे हैं, इससे जान छुड़ाना भी एक बहुत बड़ा हदफ है। मैं ये समझता हूँ ये जो इन चीज़ों पर तमाम जो पार्टियां हैं, और जो 10 हैं, 8 हैं, 9 हैं, जो भी हैं, सब एक पेज पर हैं कि इलेक्शन चोरी सर अब नहीं तो होने हुकूमत भी इस पेज पे है, वो कहती है कि हम तो आइंदा इलेक्शन को शफाफ बनाना चाहते हैं, मिलकर काम करें। मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ ऐसी है, मुझे याद आता है कि जब धरना दे रहे थे जनाब इमरान खान साहब, और उन्होंने एक तवील धरना दिया था पाकिस्तान की तारीख में, और उस धरने के दौरान जो चीज़ें हुई थी उस वक्त तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन अपोजिशन में से निकल कर उन्होंने आकर पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार किया था और उन्होंने कहा था कि जी चलते हैं पार्लियामेंट में। इधर धरना था और उधर अंदर पार्लियामेंट बोल रही थी, और पार्लियामेंट के बोलने से और इसरार करने से और इस्टेब्लिश करने से कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट को जो है उसको रखा जाना चाहिए और पार्लियामेंट पर ही जवाब और सवाल होना चाहिए, इस हुकूमत ने वो तरीक़ाकार अख्तियार नहीं किया। सही। उस हुकूमत ने ये तरीक़ाकार अख्तियार किया था और उसको बेल आउट हुई थी हुकूमत। वरना आपके सामने की बात है, क्या चीज़ें तय हुई थी। पहले ये तय हुआ था कि आपको याद होगा कि मॉडल टाउन वाक़े के ऊपर सीनियर वज़रा पर और वज़ीर आज़म पर और वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुकदमात कायम हुए थे, और उसके बाद यहाँ तक भी हुआ था, मैं अर्ज़ करता हूँ, यहाँ तक भी हुआ था तय कि चलें जी मियाँ साहब में से एक मियाँ साहब को जो है हम वो कर देते हैं। इस पर भी बात चल रही थी कि जी मियाँ साहब को अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर अच्छा लगा सर, मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक छोटा सा ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। लगारी साहब क्विकली बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं हुकूमती मौक़िफ़ लें। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि पार्लियामेंट में जब गए नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी थे, तो वो सूरत हाल टोटल चेंज हुई थी। इवन यही हुआ था कि PTI अपने दिए हुए इस्तीफ़ों के बावजूद वो वापस आई और पार्लियामेंट में आकर बैठी, और वहाँ आकर उसने दोबारा पार्लियामेंट के लिए, इसलिए कि उसको तो पार्लियामेंट को नहीं मान रही थी। जरदारी साहब भी कह चुके थे कि जनाब ये तो RO के इलेक्शन थे, उसके बावजूद पार्लियामेंट ने एक सिस्टम को आगे बढ़ने का मौका दिया, और वहाँ पर खुदा न खास्ता अगर ये हो जाता कि अजीज़ अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आप क्या करते। और अब जब आपके देख चुके हैं कि पार्लियामेंट की सूरत हाल ये है कि वहाँ से आपने सीट निकाल ली है, तो अब पार्लियामेंट वो आपके लिए एक अच्छा माहौल फराहम कर सकती है, तो और कुछ नहीं तो आप जमहूरियत की मजबूती के लिए फिर पार्लियामेंट जो है वही रास्ता हो सकता है, वो चाहे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को छोड़ने के लिए आप कुछ टाइम शेड्यूल बनाएंगे, या अचानक आप धरने से या लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले कहेंगे जी छोड़ें, ये एक मशरूत हो गया है, हमने इसको मुंसलिक कर दिया है इस्तीफों के साथ, तब हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। तो ये जाहिर है इस तरह से सूरत हाल और ज़्यादा खराबी की तरफ गई है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं मुसर्रत चीमा साहब, एक तो आप बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ाम होता है कि आप पार्लियामेंट को वक़्त नहीं देते हैं, आपकी हुकूमत पार्लियामेंट को वक़्त देती, इन तमाम तर चीज़ों को जो आप चाहते थे वो पार्लियामेंट में लाते, आप तो ऑर्डिनेंस की हुकूमत रही है। दूसरा जो मेरा सवाल है वो यहाँ पर यह है कि ये चले खतरात थे हुकूमत के लिए, लॉन्ग मार्च होता, इस्लामाबाद में एक जमगट्ठा लगता, वो तो है नहीं। अब आप जो है वो अवामी मामलात के हवाले से भी ज़्यादा रिलैक्स हो गए, क्योंकि अब नए टैक्सेस तक वो चीज़ें आ रही हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी। पहले तो कहा जाता था अपोजिशन का प्रेशर है तो हुकूमत कुछ कर रही है, अब जब अपोजिशन का प्रेशर नहीं होगा तो इसका मतलब है अवाम पर मजीद प्रेशर आप डाल देंगे। पहले तो मैं अर्ज करूं कि फंक्शन बेस्ड कोई भी गवर्नमेंट के बारे में ओपिनियन
कायम बिल्कुल ना की जाए। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, सही। हमारे ऊपर इन्होंने, एक तो मैं अर्ज करूं कि हमने इनका कभी प्रेशर लिया नहीं, हमें ये ऑलरेडी पता था इनकी, इन सारी जमातों की औकात कि चोरी का, करप्शन का पैसा बचाने के लिए निकले अवाम इनके कभी भी और आप याद रखें कि इनका जो भी नैरेटिव था, जो भी बयानिया था, वो अवाम के आगे सेल नहीं हुआ। तो एक तो ये चीज मैं अर्ज कर दूं, और हम कभी भी अपनी जो परफॉर्मेंस की, जो हमारे जो चीजें थी, जो हमारी डायरेक्शन थी, हम कभी भी ना तो हम इनके प्रेशर की वजह से हमने परफॉर्म करना है, और ना अगर इनका प्रेशर नहीं होगा तो परफॉर्म करना है। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को उठा के देखें, उन्होंने इनकी किसी धौंस धमकी की परवाह किए बगैर सिर्फ एक बात की थी कि अगर इससे इतना बुरा वक्त आ जाए कि मुझे अपनी गवर्नमेंट छोड़नी पड़े तो मैं ऑपोजिशन में आना प्रेफर करूंगा, लेकिन मैं जो आवाम से किए हुए वादे हैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक रहेगी बात परफॉर्मेंस की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब नजर बिल्कुल परफॉर्मेंस के ऊपर है, और वो फोकस है, और वो बड़े क्लियर है। उनको ये पता है कि उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की इवन कुर्सी बचाने के लिए जो अवाम से किए हुए वादे हैं उनसे वो इनहराफ नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, अभी आप बात कर रहे थे तो मैं उसके ऊपर जरूर कमेंट करना चाहूंगी कि पीडीएम का फ्यूचर क्या है। देखिए, पी निकलने के बाद जो सबसे बड़ी इसमें पॉलिटिकल जमात थी, अब ये जो डीएम है, इसमें जो मैं देख रही हूँ JUIF भी, आप ये लिख लें मेरे अल्फाज, और फिर इंशाल्लाह दोबारा हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे जब ये हो जाएगा, कि इनकी देखिए ये जो रेंट ए क्राउड, रेंट जो भी पैसा वैसा लगा के मौलाना साहब को मैनेज तो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के, लेकिन PMLN के पास वो एक्सपोज हो चुकी हुई है मीनारे पाकिस्तान के जलसे के ऊपर। इनके पास कोई अवामी मैंडेट और ताकत नहीं है। लोग नहीं निकले इनके बयानिए पे। मरियम के घर घर जाके अपने, जहां पे इनकी सीटें आज भी हमसे ज्यादा हैं, वहां पे भी लोगों ने मरियम का साथ नहीं दिया। उसकी एक वजह इनका मुल्क दुश्मन बयानिया, अभी लास्ट इन्होंने जो यूथ कन्वेंशन किया है, और फिर अगली खुदकुशी ये कि ये देखें कि जिस तरह से अगर इदारे इनको बुलाएंगे तो जिसके पास चंद ग्रोह होगा, जत्था होगा, वो क्या कहेंगे, या जिसके पास 4 पैसे होंगे वो किराए के हुंडे लेके वो चैलेंज करेंगे। वो तो इज़हारे यकजहती के लिए जा रहे हैं, वो अपने तो लीडर के साथ इज़हारे यकजहती है उनका। जो इज़हारे यकजहती हुआ था, देखें वो पूरी जमाने ने देखा, वो जो माशाल्लाह से फूल भर भर के पत्थरों की शक्ल में ये लेके गई थी, जिस तरह से इन्होंने कह रहे हैं हम पर लाठीचार्ज, हमारी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, ये रैब जमाते हैं उनके ऊपर ये सुसाइड बॉम्बर, जिसने पहले अपनी जमात को तोड़ा, आज मरियम, इनकी जो फ्यूचर लीडरशिप PMLN की है वो हमजा और मरियम थे। मरियम अलग है, हमजा अलग है। पहले ये तो इनकी सियासी जमात के अंदर की मामलात है। लेकिन मैं दूसरी चीज़ यहाँ ज्ञान साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये बिलावल साहब कल सेलेक्ट की बात कर रहे थे, जिस किस्म की बात है, आप कह रहे हैं जी ये इख्तलाफात भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या अब अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई चीज़ें बाहमी मामलात तय कर रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, या सिर्फ अब खामोशी है? आपकी अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके इजलास के फैसले के बाद ही मुस्तकबिल का तयन होगा? देखिए, जहाँ तक बाकी चीजों का ताल्लुक है, सिलेक्ट का, उसको रहने दें। पीडीएम का बुनियादी तौर पे जो बनने का मकसद था वो ये था कि पार्लियामेंट सुपरमेसी को इंश्योर करना और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को भी इंश्योर करना, सब इदारे अपने अपने डोमेन में रहें, उसके लिए जद्दोजहद करना। उसमें इख्तिलाफ पहले दिन से था इस्तीफे पे, उस पर हमारा तो इख्तिलाफ था, हमने कहा था कि इस्तीफे नहीं देने हैं, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर उस पर अलग से बहस की जाएगी, और ये मशरूत कर दिया गया धरने से। धरने का ऐलान हो चुका था। तो अब की जो सूरत हाल बनी है, उस सूरत हाल में बाकी भी पीडीएम की जमायतें हैं और हमारी लीडरशिप के बीच में राब्ते तो हो रहे हैं। तो उसमें ये तय होना है कि अब इस्तीफों के मामले को एक तरफ छोड़कर बाकी चीजों पे बात की जाए, तो आइंदा का लाएमल सूरत हाल के बाद क्या होना चाहिए, यानी कि इस्तीफों को छोड़कर बाकी चीजों पर बात होनी चाहिए, कि बाकी चीजें जितने भी बाकी नकात हैं उन पर भी बात हो सकती है। तो वो शायद नकात कहीं पीछे हो गए। तो डॉक्टर साहब, आपके पास तो लुटाने को कुछ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो दूसरे बड़े सूबे की ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत है, जिसमें उसको अपोजिशन का भी डर नहीं है किसी किस्म का। तो ये वो कैसे छोड़ सकते हैं? और आपके पास है कुछ नहीं लुटाने को, तो फिर आप तो इस्तीफे को पहला ऑप्शन बनाएंगे, तो बाकियों का ख्याल आप क्यों नहीं रख रहे? मौलाना साहब क्यों नहीं रख रहे?
देखिए मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं मोहतरम लगारी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि देखें जो अजीम तर मकसद है उस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, और वो मकसद क्या है कि आइंदा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वोट का तकद्दुस कायम रहे, वोट चोरी ना हो, इलेक्शन चोरी ना हो, अवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उन्हीं को इक़्तिदार मुंतकिल हो, और ताकि यह उससे भी बड़ा मकसद जो है उसको यकीनी बनाया जाए, और वो क्या है कि वो ये है कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती जो है उसको यकीनी बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि आज यौम पाकिस्तान के हवाले से भी इन मकासद की निशानदेही बहुत ज़रूरी है और इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और बहुत रेलेवेंट है। बानियान पाकिस्तान के ज़हन में भी इसका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नक्शा था। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली हो, नए पाकिस्तान में ये जो कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए और आइन की बालादस्ती हो। बिल्कुल यही हमारे बुज़ुर्गों के ज़हन में था, यही बानियान पाकिस्तान के ज़हन में था, और इस हवाले से मैं समझता हूँ पूरी कौम यकसू है और PDM में तो कोई इख्तलाफ नहीं है इस बारे में। और मुझे यकीन है कि ये अजीम तरीन मकासद जो हैं इनको अचीव करने के लिए PDM कायम रहेगी और इंशाअल्लाह हम मिल के जद्दोजहद करते रहेंगे। चलें, अब ये देखना है कि ये अजीम मकसद जो है जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए ये PDM किस तरह से हासिल कर सकती है और हुकूमत भी इस मकसद के लिए क्या कर सकती है, क्योंकि जमहूरियत की बालादस्ती, पार्लियामान की बालादस्ती इसी मुल्क में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद साहब बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज यौम पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, तो यौम पाकिस्तान के दिन आज 81 बरस बीत गए। बहुत कुछ हमने खोया भी है लेकिन बहुत कुछ हमने हासिल भी किया है। उस खोने के साथ साथ हासिल के ऊपर भी शायद हमारी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। जब मुस्बत हमारे अंदर होगा तो वही निकल कर बाहर भी हमें आएगा। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान का बहुत फ़ख्र होते हैं वो लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में नाम पैदा कर रहे हैं, सबसे लाली परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक सुपरस्टार फ़ख्र आलम साहब ने। फ़ख्र आलम साहब को आप उनकी सिंगिंग में सबसे ज़्यादा देख रहे होते हैं, एक्टिंग में, लेकिन आजकल उनको आप देखते हैं जब वो हवाओं में, फ़ज़ाओं में अपने जहाज़ के साथ घूम रहे होते हैं, करिया करिया मुल्क जा रहे होते हैं, और उनके जो एक निशान है और जो पहचान है वो पाकिस्तान हो रही होती है। फ़ख्र आलम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा प्राउड होता है जब आप पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लेके घूम रहे होते हैं पूरी दुनिया में और अमन का पैगाम और पाकिस्तान का वो तशख़्ख़ुस जो पाकिस्तान का हकीकी चेहरा है वो दिखा रहे होते हैं। आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे फिर? सबसे पहले तो आप सबको यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक ये परचम लहराता रहेगा, जब तक ये आज़ाद फिजाओं में हम सब सांस लेते रहेंगे, जब तक दुनिया कायम व दायम रहेगी, हम हमारा मुल्क इसी तरह शादबाद रहेगा। और हमारी सबकी ये दुआ होनी चाहिए, याद रहे कि हम सब एक कौम है और हम सब की मंजिल भी एक ही है। हमारे बीच में इख्तलाफात बेशक हो, हमारे बीच में तकरार हो, हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हो, वो सारी चीजें अपनी जगह मौजूद, लेकिन हमें कभी ये बातें, जो भी हम हैं, जैसे भी हैं, हम हैं पाकिस्तानी। सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी हैं और उसके बाद फिर हमारे बीच में अलग जो भी चीजें हैं वो हो सकती हैं। तो मेरी बस हमेशा आप सब जैसे भाइयों से, जो आप लोग हमारे मुल्क की 24 घंटे नुमाइंदगी कर रहे होते हैं लाइव टेलीविजन के ऊपर, आप हमारे मुल्क के बारे में पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं, खबरें दे रहे होते हैं, तो मेरी आप सबसे बस यही गुजारिश है कि हमेशा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकें पाकिस्तान के हवाले से। ज्यादा से ज्यादा मुस्बित चीजें जो है वो बता सकें पाकिस्तान के बारे में। मेरी खुद भी यही कोशिश होती है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ फ़ख्र आलम साहब, आप ये जो लेकर चले हैं कि फ़ज़ा के अंदर, हवा के अंदर जहाज़ उड़ाते हो, ये ख्याल कैसे आया? और जब यहाँ दूसरे ममालिक में पहुँचते हैं जहाँ पर पाकिस्तान की आपकी नुमाइंदगी होती है, किस तरह का फीडबैक होता है? लोग पाकिस्तान के बारे में क्या पूछ रहे होते हैं, आप क्या बता रहे होते हैं? देखिए, ये हुआ यूं था कि जब 2015 में मैंने जहाज उड़ाना सीखा था तो उस वक्त मैंने
फैसला किया कि यार मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, लाइसेंस तो मिल गया, पायलट तो बन गया हूँ, तो मैं कुछ और भी करूँ। तो मैंने फिर ये बड़ा रिसर्च की कि क्या हवाबाजी के शोबे में क्या क्या रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। तो एक जो रिकॉर्ड जो बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड होता है वो होता है कि एक जहाज को लेकर उसको पूरे सैयारे का मुकम्मल चक्कर लगाना, यानी कि आप जहां से शुरू होते हैं वहीं पे आके अपना सफर खत्म करते हैं। इसको सर्कमनेविगेशन कहते हैं अंग्रेजी जुबान में। और पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी ने आज तारीख में पहले ये काम नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना नाम तारीख में रकम करा लूं। तो 2018 अक्टूबर में मैंने इस सफर का आगाज किया था और 23 दिन में 36 मुख्तलिफ एयरपोर्टों पे उतरते हुए 165 ममालिक की फजाई हदूद से परवाज करते हुए 23 दिन में हमारे सैयारे यानी जमीन का पूरा चक्कर जो था वो मुकम्मल किया था। और मैं दुनिया की तारीख में पहला पाकिस्तानी बना अल्लाह ताला के फजल करम से, और दुनिया की तारीख में दूसरा मुसलमान एविएटर हवाबाज बना जिसने ये काम जो है वो कामयाबी से सर अंजाम दिया। ये तो बड़ा फख्र। पाकिस्तान के झंडे लगे, पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था, अपनी वर्दी पे पाकिस्तान का झंडा सजाया हुआ था और हर जगह अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गया। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी थी कि दुनिया तक ये बताया गया कि पाकिस्तानियों के अंदर भी वो जज्बा, वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वो स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन जो है वो मौजूद है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि आप आज के दिन की मुनासिबत से कुछ न कुछ हमें सुनाएं भी कि हमारे नाज़रीन देखें। जी, फिर लगारी साहब से बात करते हैं। जी फ़खर आलम साहब। अच्छा, मेरे ख्याल में रब्ता उनके साथ कट गया। दोबारा से हम फ़खर आलम के साथ भी रब्ता करते हैं उनसे और उनसे आज के दिन के हवाले से सुनते भी हैं। लगारी साहब, अब हम आज की ट्रांसमिशन में भी ये बात कर रहे थे कि बहुत कुछ हम खो गए हैं लेकिन बहुत कुछ हम हासिल भी कर पाए हैं। अगले आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतर हो। तो ये जो आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री, तारीख़ में बहुत कुछ के तो शाहिद भी हैं, आपने अपनी आंखों से वो तमाम तर चीज़ें देखी हैं। अब किस तरह से नौजवान नस्ल पाकिस्तान को उस बेहतरी की जानिब ले जाए कि हम नेगेटिविटी को भूल कर अपने मुस्तकबिल के लिए पॉजिटिविटी को लेकर आगे चल पाएँ? मैं ये समझता हूँ पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से कि ऐसी सरज़मीन, ऐसा वतन, ऐसी जगह, ऐसी मट्टी, ऐसे दरख्त, ऐसे फूल, ऐसा जोग्राफिया दुनिया में किसी का नहीं है। और पाकिस्तान सॉइल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके पास इतनी हज़ार मौक़े आपके सामने पड़े हुए हैं। आप सिर्फ एक काम करें, इन मौक़े का किराया ना लें, इन मौक़े से आप फ़ायदा उठाएं। ये पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम क़ुव्वत है, यहाँ के लोग बहुत अजीम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।